प्रोफेसर डॉक्टर केजी और सुरेश जी। डॉक्टर केजी सुरेश जी को भी मैं सुनना चाहूंगा, उनसे बहुत दिनों से मुलाकात बात भी नहीं हुई है। स्वागत है डॉक्टर सुरेश जी, आपको भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सॉरी, मैं अभी तेजपुर कोई में बात नहीं हूँ, सर, एक कोई मीटिंग बात में नहीं था। सर। मैं हाँ, मीटिंग छोड़ के आया, मैंने कहा थोड़ी देर ओंकारेश्वर जी मेरे बड़े भाई हैं, उनको थोड़ा सुन लूं मैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस समय तेजपुर यूनिवर्सिटी में है टेक्निकल टीम। वहाँ के फोटोग्राफ्स किस तरह से ग्रुप फोटोग्राफ्स जो है बड़ा अच्छा, ये पत्रकारिता पर ही चर्चा वहाँ हो रही है, मीटिंग हो रही है तेजपुर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर साहब हैं, और इसमें बहुत आरजेएस बढ़िया, बहुत फैमिली बढ़िया। के जो मंच साझा किए प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, जिन्होंने आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस में तब्दील किया था, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, और डॉक्टर संजीव भानावत जी भी हैं जो आरजेएस के मंच को साझा करते हैं। तमाम पत्रकारिता के हस्ताक्षर यहाँ पर मौजूद हैं। और प्रोफेसर केजी सुरेश जी का तो बड़ा लंबा पढ़ाने का भी अनुभव रहा है, शिक्षण प्रशिक्षण के साथ साथ आप कुलपति, पूर्व कुलपति रहे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के। और ओंकारेश्वर पांडे जी का भी बहुत बहुत आभार है कि आपने हम लोगों को जो मार्गदर्शन दिया है सकारात्मक पत्रकारिता का। दरअसल आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की ओर, आपने जो कुछ इस मंच पर कहा है तो उसको हम लोग किस तरह से अपनी पत्रकारिता में शामिल करके कंप्लीट मीडिया की एक धारा जो है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता है, लेकिन 10 साल तक हम लोगों ने पॉजिटिव मीडिया का एक दृष्टिकोण यानी ओनली पॉजिटिविटी का एक पैरामीटर ठीक करने के लिए और अपने आप को एक तराशने के लिए 10 साल का समय लगाया है। लेकिन अब हम लोग कंप्लीट मीडिया की ओर आगे बढ़ेंगे और उसके लिए आप जैसे विद्वत जन जो पत्रकारिता के हस्ताक्षर हैं उनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। तो सकारात्मक दशक जो है 2034 तक चलेगा, उस बीच में हम लोग तैयारी करेंगे और खुलकर आएंगे कि सकारात्मक पत्रकारिता से किस तरह से विश्व निर्माण हो सकता है, उस ओर कदम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रवासी भारतीय अब आरजेएस फैमिली बन चुके हैं। तो प्रोफेसर केजी सुरेश जी का हम लोगों को बराबर मार्गदर्शन, और बल्कि फिजिकल बैठक भी हुई थी संस्कार भारती में, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग आईटीओ नई दिल्ली में, वहां पर भी आपका हम लोगों को सानिध्य मिला था और एक मार्गदर्शन मिला था। लेकिन ये मार्गदर्शन जो है लगातार मिलता रहे, इसके लिए हम लोग बार बार आप लोगों को आमंत्रित करते हैं, सुनते हैं, सुनना चाहते हैं। आज प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी जो तेजपुर विश्वविद्यालय जो असम में है वहां पर आप हैं, और ओंकारेश्वर पांडे जी का भी पूर्वोत्तर भारत का काफी लंबा अनुभव रहा है। आप दोनों से हम चाहेंगे, अतिथि संपादक से जो है मैं चाहूंगा कि वो न्यूज़लेटर लॉन्च करवा दें टेक्निकल टीम के सहयोग से। अतिथि संपादक राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी। मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा और हमारे उदय मन्ना जी जो अतिथि जो एडिटर इन चीफ हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपना जो है आज इस मंथ का जनवरी का न्यूज़लेटर को चीफ गेस्ट से अब उसका अनावरण कराएं। जी, प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी से अनुरोध है कि टेक्निकल टीम अभी हम लोगों को शेयर करेगी कि किस तरह से सकारात्मक पत्रकारिता को लेकर हम लोग आगे आ रहे हैं। आप लोगों का मार्गदर्शन भी चाहिए। टेक्निकल टीम उसे आप शेयर करें, जो पीडीएफ में अभी अभी भेज दिया जाएगा, और मुख्य अतिथि को और कीनोट स्पीकर ओंकारेश्वर पांडे जी को ये शेयर कर दिया गया। आप म्यूट हो गए उदय जी। तो इस तरह उदय से जी हम आप लोग जो म्यूट है, हो गए। जी जी जी, थैंक यू सर। तो इस तरह से हम लोग मुखपत्र के रूप में सकारात्मक पत्रकारिता लोगों तक पहुंचाने के लिए हर महीने जो है जो भी गतिविधियां की जाती हैं, ये 315वां अंक है। तो 15 जनवरी से लेकर और इस वक्त तक की जितनी खबर हुई है, इसमें सब आप देखिए, डॉक्टर संदीप मारवाह जी मुख्य अतिथि थे जो आईएनएस कॉन्फ्रेंस हॉल नई दिल्ली में, प्रवासी भारतीय यहाँ पर हैं, अलग अलग देशों के लोग हैं, उनके साथ हम लोगों ने इंटरेक्शन किया है। यहाँ पर किताब का जो लोकार्पण हुआ है, जो चौथी पुस्तक है, 6 महीने में पुस्तक आ रही है, और ये पुस्तक है जो जो कार्यक्रम हो रहे हैं, यात्राएं हो रही हैं, जो हम लोग स्वैच्छिक समर्थन करते हैं, उन सबों का दस्तावेज एक तरह से निर्माण किया जा रहा है। जो हमारे आरजेसियंस यहाँ आए हैं, प्रवासी भारतीय और आरजेसियंस, उन सबों के फोटोग्राफ्स बड़े खूबसूरत हैं। इसको आगे हम लोग अपडेट भी करेंगे। आज लोकार्पण इसको किया जा रहा है। नेक्स्ट आप कर दीजिए। जी हाँ, ये सबका सम्मान किया गया, प्रवासी भारतीयों का। जी जी, टेक्निकल टीम थोड़ा फास्ट कीजिए, फास्ट कीजिए, फास्ट कीजिए।
ये कार्यक्रम के सचित्र जो है, ये आगे इसके समाचार हैं। ये आईएनएस कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी सार्थक बातचीत हुई है। और वहाँ हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, जो प्रवासी भारतीय, उनके बच्चे जो हैं, उनको हम लोगों को मार्गदर्शन मिला था आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी से। उसके बाद हम लोगों ने इसमें काम करना शुरू किया, और उसके बाद यहाँ के अंतर्राज्यीय प्रवासी भारतीयों के बच्चे, यानी नई पीढ़ी और प्रवासी भारतीयों के बच्चे, जैसे इंटर स्टेट माइग्रेंट कॉन्फ्रेंस किया गया था प्रयोग के रूप में। वहां पर पूर्वोत्तर भारत से भी जुड़े थे और अमेरिका से जुड़े थे। हम लोग ये चाह रहे हैं कि उनके बच्चे जो है, उन पर हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। और ये शिक्षा दिवस और ये सब सकारात्मक जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, वो सब न्यूज़लेटर में पहले आ रहे हैं हर महीने। उसके बाद हम लोग इसको और भी आर्टिकल वगैरह देकर उसको पढ़ने लायक बनाकर, और अगले अगस्त में जो 5वीं किताब रिलीज होगी, वो आपके हाथ में देंगे। जैसे ये आर्टिकल है उज्जवल विमेंस एसोसिएशन का, तो इस तरह से हम लोग, अब जैसे अहिल्याबाई का, ये आकांक्षा मन्ना जी का जो है एक छोटा सा आर्टिकल है, या अहिल्याबाई होलकर, उनको पसंद आया इस पर लिखने के लिए, तो उन्होंने लिख कर भेजा। तो इस तरह से हम लोग आप लोगों के लेख को भी इसमें जगह दे रहे हैं। आपकी कविता कहानी, डीपी कुशवाहा जी की कविता है। हम लोगों के बीच जो पहली बैठक 315 के पहले 163 बैठकें हुई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आज इस हम लोगों के बीच नहीं है। 27 जनवरी को आपका निधन हो गया। विनोद बंसल जी एमसीडी के शिक्षा अधिकारी थे, हम लोगों के साथ खड़े रहे। 163 बैठकें 315 के पहले हुई थी। उसके पहले बैठक 2018 में विनोद बंसल जी ने किया था। तो ये भी हम लोग उन लोगों को याद कर रहे हैं। कुणाल जी बिहार के पत्रकार थे, वो बिहार में मीटिंग होती थी, वो खबर देते थे। तो वो सब हम लोग जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसका दस्तावेजीकरण, ये प्रोग्राम जैसे यूट्यूब पे अपलोड लाइव हो रहा है, तो उस तरह से हम लोग इसको मीडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव मीडिया के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों के पीछे प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी का मार्गदर्शन मिलता है कि समाधान मूलक पत्रकारिता होनी चाहिए। मैं आज मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी को सादर आमंत्रित करता हूं, और धन्यवाद करना चाहता हूं ओंकारेश्वर पांडे जी का भी, कि उनका मार्गदर्शन हम लोगों को लगातार मिलता रहता है। जी, प्रोफेसर डॉक्टर केसी सुरेश। धन्यवाद उदय जी। आज के कार्यक्रम में बीज वक्तव्य जिन्होंने प्रस्तुत किया, ऐसे हमारे मित्र और अग्रज वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडे जी, आरजेएस मीडिया से राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, और ऑफ कोर्स ये सब अगर संभव हो रहा है, सकारात्मक मीडिया की एक चर्चा पूरे देश में एक विमर्श के रूप में खड़ा हुआ है, तो मैं उसका पूरा श्रेय जो है वो मैं उदय मन्ना जी को देता हूं, जो स्वयं पत्रकारिता जगत में बहुत कई अरसे तक आपने काम किया है, और आज जो है आपने पूरा एक समर्पण भाव के साथ जो है आज सकारात्मक को एक आंदोलन के रूप में, हम सब ने सकारात्मक पत्रकारिता किया कहीं ना कहीं, लेकिन इसको एक आंदोलन का रूप देना, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है। और मैं जानता हूं कि ये कठिन है, आसान नहीं है, कठिन समय में तो और कठिन हो जाता है। तो ऐसे में सकारात्मकता की बात भी कोई करता है तो आलोचना बहुत होती है, लेकिन उन सबको सामना करते हुए सकारात्मक पत्रकारिता को बढ़ावा जिस तरीके से आपने दिया लगातार आयोजनों के माध्यम से, मैं समझता हूं कि काबिल तारीफ है। और मैं भी इसी वजह से आज हमारा यहाँ कार्यशाला चल रही थी, जिसमें देश भर के मीडिया शिक्षक, तेजपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह हमारे कुलगुरु विश्वविद्यालय के, उनके आमंत्रण पर हम सब लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ कई देश भर के संस्थाओं के कुलपति, कुलगुरु और शिक्षक, विभागाध्यक्ष, डीन, सब लोग यहाँ देश भर से उपस्थित हुए हैं, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। और हम सब एक आदर्श मॉडल करिकुला, एक आदर्श पाठ्यक्रम मीडिया के लिए तैयार करने में जुटे हुए हैं। सवेरे हम लोग 9, साढ़े 9 बजे एकत्रित होते हैं, रात को 8 बजे 9 बजे तक चलता है, और आज इसका समापन सत्र था 7 बजे के करीब। तो मैंने विशेष अनुमति शंभुनाथ जी से लिया और मैंने कहा कि मैंने ये कमिटमेंट दिया है तो मुझे रहना है,
तो मैंने उनसे विशेष अनुमति लेकर मैं आया। मैंने कह दिया कि अगर समय पर समाप्त हो जाता है तो मैं जरूर वापस आऊँगा। और मैं वापस अपने गेस्ट हाउस में आया हूँ, जहाँ से मैं आपको बहुत संक्षिप्त में संबोधित करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि ओमकारेश्वर जी का बड़ा ही विस्तृत आपने विषय प्रस्तुत किया है। मैं मुख्य रूप से 2-3 बिंदु जरूर इसमें जोड़ना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि सकारात्मक पत्रकारिता का मतलब किसी सरकार विशेष के लिए जनसंपर्क करना नहीं है। सकारात्मक पत्रकारिता बनना एक अलग विषय है, और किसी का भोंपू बनना, किसी का मुखपत्र बनना, वो अलग विषय है। इसलिए मुझे लगता है कि इसको हमें समझने की आवश्यकता है। सकारात्मकता एक सोच है, एक दृष्टि है। आलोचना करते हुए भी अगर आपकी नीयत साफ हो कि चीजें सुधरें, बेहतर हो, तो वो सकारात्मकता है। आलोचना में भी सकारात्मकता होती है और आलोचना में भी नकारात्मकता होती है। जब आपको किसी को नीचा दिखाना है और आप उसके लिए आलोचना करते हैं, आप सार्वजनिक रूप से किसी को अपमानित करना चाहते हैं, इसलिए आप आलोचना करते हैं, तो वो सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। लेकिन जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को डांटती है, वो डांटना शायद नकारात्मक होगा, बच्चे को लग सकता है, लेकिन उसके पीछे माँ का जो उद्देश्य है वो बच्चे को सुधारना है, बेहतर बनाना है, उसके उज्जवल भविष्य की वो कामना रखती है। शायद दुनिया में माता और पिता ही एकमात्र दुनिया में दो प्राणी हैं, दो संबंध है जो सिर्फ अपने से अपने बच्चों को कामयाब और बड़ा देखना चाहते हैं। और अगर वो आलोचना आपकी करते हैं तो उसमें कहीं कोई बदनीयती नहीं होती है। और मुझे लगता है कि उसी मानसिकता के साथ सकारात्मक पत्रकारिता होनी चाहिए। जहां गलतियां लोग करें तो उसका ये मतलब नहीं, क्योंकि टू एर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन कहते हैं। जब कोई गलती करता है तो कोई भी पेट से सीख के नहीं आता है। क्या हमें उसे गलती को सुधारने का मौका नहीं देना चाहिए? हमारे देश में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 बार माफ किया और मात्र 101वें बार जो है सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में लिया। इसलिए क्षमा करना जो है, यानी कि कितना मौका दिया जाए। इसलिए वैसे ही हम जब भी किसी चीज का आलोचना भी करते हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हम उस चीज को बेहतर बना सकें। कहीं गंदगी दिखती है और हम गंदगी को अगर, तो उसका मतलब जो है हमें वहां उसको नीचा दिखाना नहीं है, हम चाहते हैं कि गंदगी साफ हो। उद्देश्य उतना ही होता है, वह सकारात्मक पत्रकारिता है। दूसरा, सकारात्मक पत्रकारिता मेरे हिसाब से, क्योंकि जब मैं जी में था तो मैंने इंद्रधनुष नाम के एक स्तंभ शुरू किया था, ब्लॉग शुरू किया था, जिसमें मैं सरकारों से हटकर समाज में जो सकारात्मकता दिखता है मैंने उसको उजागर किया। क्योंकि मीडिया का धर्म मात्र अपने श्रोता वर्ग को, अपने पाठक वर्ग को, अपने दर्शक वर्ग को सूचित करना ही नहीं, शिक्षित करना ही नहीं, अपितु उनको प्रेरित करना भी है। समाज को कैसे प्रेरणा दें? अगर हम सिर्फ नकारात्मक, खून हो रहा है, खराबा हो रहा है, कत्ल गारद हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इन सब के बीच में अगर कुछ लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं तो समाज में जो सज्जन शक्ति है उसको ताकत देना भी हमारा दायित्व है। हमें सिर्फ शिकायत करते नहीं रहना है, अंधेरे को कोसते नहीं रहना है, एक दिया जलाने का प्रयास करना है। और वह है सकारात्मक पत्रकारिता, जहां मैं प्रयास करूंगा कि इन सभी नकारात्मकता के बीच में क्या मैं
उम्मीद की एक किरण, उम्मीद का एक दिया, क्या मैं जला सकता हूं क्या? को रास्ता दिखाई दे। पूरा समाज की जिम्मेदारी एक व्यक्ति नहीं ले सकता है। इसलिए समय समय पर इस देश में आदि शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी से लेकर लगातार हमारे यहाँ जो है एक के बाद एक लगातार आए और उन्होंने कोई ना कोई रास्ता दिखाया। भगवान बुद्ध आए, भगवान महावीर आए, और आज हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग समाज में हैं जो अपने जीवन से, उनका जीवन ही संदेश है। तो जब मैं उस सकारात्मक पक्ष को उजागर करता हूं समाज के, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं नकारात्मकता पत्रकारिता में मैं रिपोर्टिंग नहीं करूंगा। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक पक्षीय समाचार दूंगा। ये उससे हटकर है। पहली बात, नियत क्या है मेरी आलोचना की। दूसरी बात, अगर मेरा नियत साफ है तो जो अच्छा काम हो रहा है उसे अच्छा कहने की हिम्मत भी मेरे साथ में होनी चाहिए। कई बार कहते हैं कि भाई आपको बुरे को बुरा कहने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं तो एक कदम आगे बढ़ता हूं और मैं कहता हूं कि अच्छे को अच्छा कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। आज अगर आप बुरे को बुरा नहीं कहते हैं तो आपको गाली दिया जाता है, तो दूसरी तरफ आप अच्छे को अच्छा नहीं कहते हैं तब भी आपको गाली सुनना पड़ती है, क्योंकि जनता जाग गई है, उनको समझ में आता है। कोई योजना अच्छी है किसी भी सरकार का, केंद्र का, राज्य का, किसी नगर पालिका का, अच्छा काम हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, उसको अच्छा कहना चाहिए। क्योंकि बुरा कहने का जब हम कहते हैं हमारा अधिकार है, तो क्या पीठ थपथपाना नहीं चाहिए? कोई अधिकारी अच्छा काम कर रहा है, हमारा एक, मैं कई लोगों से बात करता हूं तो कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा तो उसको करना ही चाहिए ना। तो मैंने कह दिया, अरे भाई वो अच्छा काम कर रहा है, उसके बारे में 2 शब्द लिखो। तो कहते हैं कि अच्छा तो उसको करना ही चाहिए, वो बुरा करेगा तो हम उसको मीडिया में दिखाएंगे। मैंने कह दिया, गजब आप तर्क दे रहे हैं। आज एक ऐसा समय जहां अच्छा काम करने वालों की संख्या कम हो गई है, तो ऐसे में कोई अगर अच्छा काम कर रहा है समाज में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, कोई अधिकारी हो, कोई आईएएस हो, कोई आईपीएस हो, कोई नेता क्यों न हो, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसमें तो समाज को ही थपथपाना पड़ेगा ना। अगर हम ये कहें कि ना 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 तुम गलत करोगे तब तो हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम अच्छा करोगे बस तुम्हें करते रहना है, ऐसा क्यों? हम सब चाहते हैं, जब हम बचपन में भी, बचपन से लेकर मानव की मानवीय प्रवृत्ति है कि वो शाबाशी पसंद करता है। एक स्कूल का बच्चा हो या घर का भी बच्चा हो, छोटे बच्चे को भी जब माता पिता कहता है कि बहुत अच्छा है, शाबाश, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अब वो अपना काम कर रहा है, हम अपने बच्चे को तारीफ करते हैं अगर उसने अपने को खाना खाने के बाद अपना प्लेट जाके किचन में रख दिया, सिंक में उसने डाल दिया, कहता वेरी गुड बेटा, ऐसा करना चाहिए। तब वो प्रोत्साहित हो जाता है कि नहीं मुझे और करना है, मैं आपसे नियमित रूप से करूंगा। अगले दिन वो जो है अपने बहन के प्लेट को भी उठा के लेके रख देता है। उसने क्यों? क्योंकि कल आपने तारीफ की कि उसने जो है अपने बर्तन को खाने के बाद सिंक में जाके रख दिया, तो उसने कह दिया यानी मैंने कुछ अच्छा किया है। जब उसको फर्क ही नहीं पता चलेगा, अरे ये तो उसको करना ही था, ऐसा नहीं होता है। आपको पीठ थपथपाना भी पड़ता है। आप आलोचना करते हैं किसी संस्थान में कि सारे भ्रष्ट अधिकारी आए और फिर बड़े मुश्किलों के बाद एक अच्छे अधिकारी आते हैं। हम पहले कुछ दिन तो हम ढूंढते रहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार की कुछ उदाहरण मिल जाए, कुछ भी केस मिल जाए उसके खिलाफ। जब नहीं मिलता है तो हम कभी उसके तारीफ में नहीं लिखते हैं। इतने संस्थाएं देश में अच्छी तरह भी चलाए जा रहे हैं, शैक्षणिक हो, कारपोरेट हो, इंडस्ट्री के हो, एनजीओ के हो, क्या इनको
मीडिया की तरफ से थपथपाया जा रहा है क्या? अच्छा काम कर रही है ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं। तो मुझे लगता है कि समाज में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं, जो समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, उनको भी हमें प्रोत्साहित करने का दायित्व तो मीडिया का है। उसको भी सकारात्मक कहते हैं। यानी कि सिर्फ सरकार के अच्छे नियम और अच्छे नीतियों की तारीफ करना नहीं है। छोटा सा गरीब से गरीब परिवार का व्यक्ति भी जब कुछ उदाहरण पेश करता है, उसको हमें समाज के सामने लाना होगा। आजकल डिजिटल मीडिया के युग में कुछ उदाहरण जरूर दिख रहे हैं। कोई रील बनाते हैं, कोई अच्छा काम करता है, मैंने देखा है, मुझे अच्छा लगता है देखने में। कई बार ये जो रील बनाने वाले लोग हैं, ये किसी ठेले के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि भैया भूख लगी है बहुत, खाना खिला दो। तो जो ठेले वाला है वो खुद गरीब है, लेकिन वो खाना जैसे ही निकालता है तो कहता है कि भैया मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो कहता है कोई बात नहीं, जब होंगे तब दे देना, तुम्हें भूख लगी है ना, तुम खा लो। अब एक ठेले वाला है बेचारा, वो खुद अपना 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में है, लेकिन एक व्यक्ति जब जाके कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो वो देखता है कि एक इंसान मेरे सामने खड़ा हुआ है। वो सोचता है कि चलो मैं 10 रुपए कमाता हूं तो आज जो है 8 रुपए कमा लूंगा या 7 रुपए कमा लूंगा, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। ये उदाहरण है समाज में आज। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। सज्जन शक्ति, मैं अक्सर कहता हूं कि सज्जन शक्ति जो है, हम साइलेंट रहते हैं, इसलिए दुर्जन शक्ति की जो है ताकत हमको दिखाई देती है। वो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लूटपाट करते हैं, तो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जो आराम से इस देश में कोरोना के समय में हमने देखा कि किस तरीके से बड़े तादाद में पलायन हुआ, मजदूर लोग बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहां कहां बड़े बड़े महानगरों से पैदल चले, तो क्या उनके पास कोई पैसा था क्या? रातों रात निकल गए, अपने गांव में जाके मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शहर में भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन पूरे रास्ते में कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद तो कहीं गुरुद्वारे, उन्होंने दरवाजे खोल दिए। रास्ते में गांव वालों ने जो है रात को रखा उनको, यहाँ कईयों को खाना खिलाया गया, कई लोगों को जो है पानी पिलाया गया, सुविधाएं दी गई, कुछ ने अपने गाड़ी से आगे तक छोड़ने का काम किया। ये भी तो हम जनता ने किया ना भाई। और हमने विदेश में क्या देखा, जो हम विकासशील देश है, विकसित मुल्कों में हमने देखा कि कोविड के समय में बड़े बड़े शहरों में, अमेरिका के शहरों में लूटपाट हुई है, लूटपाट। शोरूम लूटे गए, तोड़े गए, लोग सामान उठा के चले गए। और हमारा जो है समाज में एक दंगा नहीं हुआ, लाखों लोग एक एक शहर से गुजर रहे थे, 2 वक्त की रोटी उनके पास नहीं थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी किसी दुकान को लूटने का कोई किस्सा नहीं सुनने को आया कि वो जाते जाते चलो ये दुकान लूट लें। ये उन्होंने नहीं सोचा। किसी ने दिया तो लिया, नहीं तो चलते रहे अपने सीमित संसाधन से जो भी व्यवस्था होती थी। ये इस समाज का तासीर है। हम कभी आक्रामक प्रवृत्ति के नहीं रहे कि लूट खाट के किसी तरीके से खाओ पियो। समस्या को हम ये मानते हैं कि चलो ईश्वर ने दिया है, ये भी, इससे भी हम पार कर लेंगे। ये जो भारत के व्यक्ति के अंदर जो धैर्य है, वो काबिल तारीफ है। किसी और समाज में आपको नहीं मिलेगा, किसी और संस्कृति में नहीं मिलेगा। आज भी मैं दिल्ली में ऐसे मंदिर जानता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम भी दिल्ली से ही हम लोग प्रसारित कर रहे हैं। दिल्ली में मयूर विहार में दक्षिण भारतीय लोगों का गुरुवायूर मंदिर है, और रोज के रोज वहां जितने आसपास मजदूर हैं, भोजन के टाइम वहां लाइन पे आ जाते हैं। कम से कम नहीं तो 400-500 लोगों का रोज का खाना वहां से बढ़ता है, रोज।
और बतौर डाइनिंग टेबल में बिठा के खिलाया जाता है। आप और हम भी, मैं भी उसमें जाके बैठा हूं, खाना खाया हूं उन्हीं के साथ। रिक्शा चलाने वाले, ठेले चलाने वाले उधर आते हैं और वो उधर आके साफ सुथरे माहौल में उनको बिठाया जाता है, उनको खिलाया जाता है। और हर रोज बुकिंग होती है, उसको कहते हैं अन्नदान। और रोज, और एक भी दिन नहीं चूका है, कोविड के समय हो या कभी भी हो, जब वहां मंदिर में जो है 300-400 लोगों का खाने की व्यवस्था नहीं हो। बतौर स्टाफ रखी हुई है जो खाना तैयार करते हैं और अच्छे सब्जी, दाल, चावल, रोटी खिलाया जाता है। मैंने आज तक किसी वहां के इसके बारे में नहीं पढ़ा मैंने। क्या ये समाज को प्रेरणा करने वाली नहीं है क्या? क्या इस तरह के प्रेरणादायी समाचार भी देना जरूरी नहीं है क्या? हम लोग इतने राजनीति से प्रेरित हो चुके हैं कि पत्रकारिता मतलब राजनीतिक रिपोर्टिंग नहीं हो गई है। मैं मानता हूं उसमें जो भी कई बातें उससे संबंधित आदरणीय ओंकारेश्वर जी ने कहा, लेकिन क्या जीवन का एक हिस्सा है राजनीति? हमारे सार्वजनिक जीवन का, हमारे व्यक्तिगत जीवन का, हमारे सामाजिक जीवन का एक हिस्सा है राजनीति। उससे बहुत बड़ा एक हिस्सा है जिसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। उस सामाजिक जीवन के बारे में भी तो हमें चर्चा करनी चाहिए। क्या उसके बारे में मीडिया चर्चा कर रही है क्या? उन विषयों को लेकर चर्चा हो रहा है क्या? अभी आज एक दुर्घटना घटी, तो मैं उस विषय पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। उसका जरूर, उसमें जो भी कमियां हुई है उसको उजागर करना है मीडिया को। लेकिन मुझे कभी कभी बहुत दुख हुआ जब सोशल मीडिया में कुंभ मतलब एक IIT वाले बाबा गांजा फूकने वाले, एक माला बेचने वाली खूबसूरत आंखें वाली एक लड़की मोनालिसा, एक महिला जो मॉडल हर्षिता, वो संत बन गई, और आज जाते जाते एक एक्ट्रेस पुराने जमाने की, वो महाबलेश्वर बन गई। ये है क्या खबर? दुनिया के सबसे ज्यादा लोग एकत्रित होने वाले महाकुंभ 144 साल में एक बार आ रहा है। उसमें हमारा कवरेज क्या है साहब? अगर हम इन सब में फोकस की जगह अगर हम फोकस करते कि क्या क्या तैयारियां कर रखी है और क्या ये तैयारियां पर्याप्त इतने करोड़ लोगों को लेने के लिए, क्या ये एग्जिट गेट और एंट्री गेट अगर एक नहीं होता तो शायद ये दुर्घटना बचती। क्या हम पहले जाके हमारे हजारों रिपोर्टर फैले हुए हैं इस वक्त पूरे मीडिया घरानों के कुंभ को कवर करने के लिए। अगर वो ये करते तो वो जनता के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं होता। शायद ये जो हम लोगों ने जान गंवाई है इसे हम बचा सकते थे। कि ये कमियां हैं, इतना बड़ा स्नान होने जा रहा है और स्नान से पहले जो है इन्होंने ये व्यवस्था नहीं की है। अगर ये व्यवस्था करें तो ठीक है, विशेषज्ञों को बुला के 4 सवाल कर लेते। लेकिन हमको फुर्सत कहाँ, ग्लैमर के पीछे भागने से फुर्सत कहाँ। सकारात्मकता ये भी है कि हमको किस किस तरह के, हमें जो जो चुनौतियां हैं उसके बारे में भी चर्चा करना है। उसके किस तरीके से जीवन को बचाया जा सकता है, क्योंकि जीवन सबसे कीमती है। आज हमें अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि कोई भी भारतीय विश्व में कहीं भी फंसा हो तो उसको निकालने के लिए विशेष हवाई जहाज जाता है, विशेष रूप से व्यवस्थाएं की जाती है। रातों रात भारतीय बच्चों को जो पढ़ने के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं उनको वहां से बिल्कुल सेफली उनको जो है निकाल के लाया जाता है। यानी कि भारतीय जीवन का एक कीमत है, पहले ऐसा नहीं था। कोई अगर बच्चा भी टनल में फंस गया, कोई मजदूर भी टनल में फंस गए, तो जब तक
बड़े बड़े मंत्रियों की ड्यूटी लग जाती है कि जब तक आखिरी बच्चा नहीं निकलता है, आखिरी मजदूर नहीं निकलता है, तब तक वहीं लगे रहना है, उनको बचा के लाना है। ये सकारात्मकता ही तो है, ये कि हमारे जीवन कितना महत्वपूर्ण है, एक एक भारतीय का जीवन। यह भी तो उजागर करने की आवश्यकता है। तो समाज की शक्ति को उजागर करने की जरूरत है। समाज में जो सकारात्मक पहलू है, आज हरियाणा में जो है, जहां कभी जाना जाता था कि भाई महिलाओं का जो है अनुपात बहुत कम है, महिलाओं के बच्चियों का पैदा होने को जो है बड़े अलग दृष्टि से देखा जाता था, आज पुत्री के जन्म पर भी वहां कुआं पूजा होता है। समाज में परिवर्तन दिख रहा है। तो मैं समझता हूं कि जब समाज में परिवर्तन जो है उसको भी हमें बताने की जरूरत है। हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करते हैं। आज कई जगह मैं देखता हूं कि हमारे जो भारतीय हैं, अलग अलग प्रदेशों के, एक समय था जब अगर एक प्रदेश का व्यक्ति का दूसरे प्रदेश के व्यक्ति से अगर विवाह होता है तो वो प्रेम विवाह ही हो सकता था। लेकिन आज देखने में बहुत अच्छा लग रहा है जब अलग अलग प्रदेश के लोग अरेंज्ड, माता पिता जाके केरल के माता पिता हरियाणा के माता पिता के साथ बैठकर अपने बच्चों का जो है विवाह की बातें चर्चा करते हैं और आपस में, यही तो राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक है। क्या हमारा समाज बदल नहीं रहा है क्या? लेकिन हम आज भी बात बताते हैं, बातें क्या मीडिया में सुनने को मिलता है? जातिवाद है, वो वाद है, भाषावाद है, हैं? हम हर चीज को सनसनी बना देते हैं। मुझे लगता है कि हमें अंदर भी क्या हो रहा है इसको भी देखना है। हम कहते हैं तमिलनाडु में हिंदी का विरोध है। मात्र कोयम्बतूर शहर में जो है 80,000 प्रतियां जो है आपके राजस्थान पत्रिका की बिकती है। 80,000 प्रतियां कोयम्बतूर शहर में, तमिलनाडु के। क्या इसको नहीं उजागर करना चाहिए? अगर हम यही बताएंगे तमिलनाडु में जो है हिंदी का विरोध है, तो फिर ये 80,000 प्रतियां वहां बिक कैसे रही हैं? हमको इन सब विषयों पर सोचने की जरूरत है। इन सब बातों को उजागर जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करे, सामाजिक एकता को मजबूत करे। हम एक हैं सभी विविधताओं के बीच में भी। आज जो सकारात्मक परिवर्तन मैं तो मानता हूं कि मीडिया को विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर उसके शोध के बारे में उजागर करने की जरूरत है। हम कई जगहों को हम ये तय करते हैं कि ये पिछड़े इलाके हैं और पता नहीं क्या क्या, लेकिन हमारे शोध बताता है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के जो सबसे दूर दराज का इलाका है, वहां भी जो है उस दूर दराज इलाके में भी अमेज़न से ऑर्डर किए जा रहे हैं सामान, जनजातियों द्वारा वहां बसे हुए। यानी कि तकनीक और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी वहां भी पहुंच गई है दूर दराज के गांव में। पूरा विश्व में आज चर्चा हो रहा है हमारे डिजिटल पेमेंट्स को लेकर। उदय जी, मैं लगातार ये वीडियो को ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा है कि द होस्ट हाँ हाँ जी टेक्निकल टीम ने आपकी आवाज कट रही थी, इसलिए उसको जी आवाज अब क्लियर आ रही है। थैंक यू सर। ठीक है। बस मैं अपने वाणी को ज्यादा बस विराम की ओर ही मैं बढ़ रहा हूं। तो मेरा यह है कि डिजिटल पेमेंट आज हो रहा है पूरे विश्व में। आज भारत की डिजिटल पेमेंट की जो है अनुकरण हो रहा है। खाड़ी के मुल्क जो है उसको अपनाना चाहते हैं। छोटे छोटे सब्जी खोमचे वाले, सब्जी बेचने वाले, वो अपने यहाँ यूपीआई कार्ड, हमारे यहाँ तो मजाक बन गया है कि पेटीएम और क्यूआर कोड लेके तो भिखारी भी बैठा रहता है आज हिंदुस्तान में। वो यानी कि आज जन जन तक जो है पहुंच गया, यानी कि अब ये सारा पैसा जो है उन सबके खाते में जा रहा है।
जैसे ही आपने खुले पैसे का जो है करेंसी का इस्तेमाल कम हुआ, डिजिटल पेमेंट बढ़ गया, तो उसका मतलब है कि सब जो है बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बैंक का इस्तेमाल करने का मतलब है कि एक एक समय था एक समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, उदय जी आप भी उस समय पत्रकारिता में थे, उन्होंने कहा था कि 1 रुपए जब केंद्र से भेजा जाता है तो गांव में 10 पैसे मिलता है, ये उन्होंने कहा था। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी हो गया है, जिसके तहत जो है आधार के आधार पर और आपके बैंक खाते में सीधे सीधे पैसा पूरा का पूरा जा रहा है। अगर आपको 1100 का वादा किया है, 2100 का वादा किया है, तो वो सीधे सीधे पहुंच रहा है। क्या ये बदलाव नहीं है? क्या कितना बड़ा बदलाव आ गया है आज देश में, हम कभी सोच नहीं सकते थे, किसी समय में अकल्पनीय था। तो ये भी एक चीज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर नकारात्मक पक्ष है, मैंने जैसे कहा कि आज कुंभ में कुछ दुर्घटनाएं हुई है, तो उसमें जो जिम्मेदार हैं उनको जो है उनसे जवाब पूछना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, ये भी मीडिया का कर्तव्य है। कैसे जाने चलिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पूरी की पूरी व्यवस्था खराब है। उसका ये मतलब नहीं है कि कुंभ का महत्व खत्म हो गया है। हमको एक डर या खौफ नहीं पैदा करना है कि कुंभ में सब असुरक्षित है, कोई आना नहीं, यहाँ आने से जो है मतलब दुर्घटनाएं घटेंगी, वो नहीं है उसका मतलब। दुर्घटना जो है अफसोसजनक है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन होता है, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि हम रोड में सफर नहीं करेंगे, दुर्घटनाएं होती है, लेकिन हाँ, हमें यह सुनिश्चित करना है कि आगे इसके लिए फॉलोअप स्टोरीज की जरूरत है, इसके लिए कैंपेन्स की जरूरत है, इसके लिए क्रूसेड्स की जरूरत है, जो किसी जमाने में था। याद रखिए, दिल्ली में सबसे बदनाम था तिहाड़ जेल, लेकिन लगातार मीडिया के कैंपेन के चलते और बाद में किरण बेदी जी जैसे अधिकारियों के जाने के बाद तिहाड़ आज एक आश्रम कहलाया जाता है। यानी कि जो सबसे बदनाम काल कोठरी था, कारागार था, वो आज एक आश्रम के रूप में उसको देखा जाता है। वहां पूरा तवज्जो बदल गया है, यानी कि सजा देने के बजाय सुधारना। मैंने किसी अधिकारी से एक बार पूछा कि ये भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी में आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ा फर्क है? उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, सुरेश जी, आईपीसी सीआरपीसी जो है अंग्रेजों ने बनाई थी भारतीयों को सजा देने के लिए। भारतीय न्याय संहिता जो है ये इसलिए बनाई गई है ताकि भारतीयों को न्याय मिले। दृष्टि में कितना बड़ा फर्क है। एक है सजा देने के लिए बनाया जाता है नियम कानून, तो दूसरी तरफ नियम कानून बनाए गए हैं ताकि सबको न्याय मिले। मैं समझता हूं कि इसी दृष्टि की आवश्यकता है। उस दृष्टि को हम भी अपनाएं, जहां हमारा उद्देश्य पाक साफ हो, हम कुछ भी कर रहे हो, आलोचना भी कर रहे हैं, उसके पीछे हम समाज में बेहतरी लाना चाहते हैं, लोगों के जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। मैंने स्वयं ये काम किया है। मैंने जैसे कहा, मैं जब दूरदर्शन का संपादक था तब गुड न्यूज इंडिया शुरुआत मेरे ही कार्यकाल में हुई थी, और हमने उन कहानियों को लोगों के सामने लेकर आए जिसके बारे में चर्चा तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया में नहीं होती थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि जिन जिन लोगों को गुड न्यूज इंडिया में दिखाया गया उनमें से कई लोगों को पद्म पुरस्कार भी मिले, उनको सम्मानित किया गया। और उसी के चलते दैनिक भास्कर जैसे अखबारों ने सकारात्मक सोमवार जैसे पहल लिए, इंडिया टुडे जैसे बड़े टीवी घरानों ने गुड न्यूज टुडे GNT नाम के चैनल शुरू किए जिसमें सकारात्मक पक्ष ही रखा जाता है। कई चैनलों ने समाचार में अंत में एक बुलेटिन में सारे नकारात्मकता दिखाने के बाद जब साइन ऑफ करते हैं तो एक पॉजिटिव खबर डालना शुरू कर दिया। ये परिवर्तन आ रहा है। पश्चिम में इसको सॉल्यूशन जर्नलिज्म भी कहते हैं।
यानी कि समस्या केंद्रित पत्रकारिता से हटकर समाधान आधारित पत्रकारिता की ओर। मैं समझता हूं कि आज ये समय की आवश्यकता है और मुझे पूरा भरोसा है कि उदय जी, उनका टीम, आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया अपने लगातार प्रयासों से मीडिया के मानसिकता में एक परिवर्तन लाएगी। मीडिया मानसिक परिवर्तन करती है, लेकिन मीडिया के मानसिकता को भी बदलना जरूरी है और मीडिया के मालिक भी उसके महत्व को समझेंगे कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्निक नहीं है, अपितु ये एक राष्ट्रीय दायित्व है, एक सामाजिक दायित्व है। समाज में उम्मीद जगाना, समाज में कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करना, वही सकारात्मकता है। मैं पुनः उदय जी को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं शुरुआत से ही जुड़ना चाहता था, लेकिन मैंने कहा जैसे कि कार्यक्रम के चलते मैं नहीं जुड़ पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। आपका जो मार्गदर्शन मिला है, प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी इस वक्त तेजपुर विश्वविद्यालय की मीटिंग के लिए वहां पे प्रवास कर रहे हैं और हम लोग बराबर चाहेंगे कि सकारात्मक पत्रकारिता की जो लाइन है वो मीडिया को मार्गदर्शन करती रहे। और जो आपने कहा कि जो संस्थान के मालिक हैं, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव मीडिया को मालिकों के साथ भी मिलने की जरूरत है और उससे भी बढ़कर जो राजनीति की पत्रकारिता को पत्रकारिता जनता मान रही है, उनके माइंडसेट को भी चेंज करने की जरूरत है। और जिस तरह से महाकुंभ को लेकर अपनी भावनाओं को आपने प्रकट किया, एक केले वाले की जो टिकटॉक था मैं कहूं, लेकिन उसका भी कई ऐसी चीजें होती हैं जो सकारात्मक प्रभाव जनमानस पर और जान बचाने के लिए मतलब जैसे कोई लोगों को परेशानी और बढ़ न जाए, उस पत्रकारिता से आपने मार्गदर्शन दिया कि वो पत्रकारिता नहीं होने चाहिए कि कोई चीज है तो वो भड़क जाए और उसका ज्यादा नुकसान हो जाए। हमें नुकसान को बचाना है। पूरे विश्व में जो सुख और शांति की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो भारत की संस्कृति रही है, उसको लेकर पत्रकारिता को आगे बढ़ा जाए। ये मार्गदर्शन हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। अंत में क्या आपने सुना कि पॉजिटिव मीडिया सकारात्मक दशक में अब कंप्लीट मीडिया की ओर आगे बढ़ रहा है, तो आपसे हम मार्गदर्शन चाहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी इस वक्त तेजपुर विश्वविद्यालय में, असम में है, आप हैं, तो वहां से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? और न्यूज लेटर भी आप देख रहे हैं, वो भी हम लोग पीडीएफ के रूप में मेरा तो एक सुझाव है जी सर। उदय जी कि आप आने वाले दिनों में ये अलग अलग जो विश्वविद्यालय है इनके साथ धीरे धीरे आप एमओयूज करना शुरू कर दीजिए। जहां भी मीडिया का अध्ययन होता है, तो ये जो भविष्य के जो मीडिया कर्मी हैं, देखिए जो मीडिया में कई सालों से हैं, उनमें बहुत बड़ा बदलाव का मुझे तो कम से कम उम्मीद नहीं है ना। हालांकि मैं सकारात्मक हूं कि धीरे धीरे बदलाव आएगा, लेकिन मैं नकारात्मक नहीं हूं। लेकिन जो नई पौध है उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि वर्तमान पत्रकारों के साथ साथ आप भविष्य के पत्रकारों पर भी थोड़ा सा जोर देंगे और मीडिया विद्यालयों में, मीडिया जो अलग अलग विश्वविद्यालय और महाविद्यालय लोग अगर अपनी बात को रखेंगे, वहां के विद्यालय अच्छे अच्छे वक्ताओं को उनके बीच में ले जाएंगे और उनको उसके बारे में, तो मुझे लगता है कि अगर 100 में से 5 बच्चा भी अगर हमारी तरफ जो है उसका रुझान हुआ, तो मैं समझता हूं कि बदलाव की शुरुआत है। लंबा काम है, बड़ा काम है, हतोत्साहित नहीं होना है। आप वैसे ही सकारात्मक व्यक्तित्व हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत जल्दी नतीजे बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो है हमें अपना फोकस अगर हम सही रखेंगे तो हम सफल जरूर होंगे। आपने गागर में सागर भर दिया, इसके लिए प्रोफेसर केजी सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, करबद्ध। धन्यवाद।
जिस तरह से हम लोग निवेदन करते हैं, आप एक शब्द बोलते हैं और हम लोग उसको अपनी झोली में भर लेते हैं। तो आपने जो कहा है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों के साथ एमयू कीजिए, और वहां पर जो नई पौध है, क्योंकि नई पौध पर अगर हम लोग सकारात्मक मीडिया की छाप छोड़ते हैं तो ताउम्र पूरे देश या विदेश का भी माहौल चेंज हो सकता है। तो निश्चित रूप से इसको हम लोग इंप्लीमेंट करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। आई सैल्यूट यू प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी, आपने अपना कीमती समय ऐसे मतलब ये आपका डेडिकेशन जो देश याद रखेगा कि आप थोड़ा समय, जहां समय आपका नहीं था, जहां कुछ लोगों ने इसमें जुड़ने से नहीं जुड़ पा रहे थे, वहां आपने पॉजिटिव मीडिया को आपने समर्थन दिया है। इसके लिए तो सैल्यूट बनता है सर, पूरे आरजेएस पे, बहुत बहुत आरजेएस फैमिली बहुत की ओर बहुत से। धन्यवाद। जय हिंद।